हेलो गाइस। कल हम लोगों ने बात की थी, हमने कल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ की बात की थी। उसमें हमने अलग अलग तरह की वॉल्यूम्स बताई थी, किस तरीके से वो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और हमने बताया था कि आप स्पायरोमीटर से किसको मेजर कर सकते हैं, किसको नहीं। आज हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग के जो दूसरा लेक्चर था, आई थिंक सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था रेस्पिरेशन की डिफाइन की थी। उसमें मैंने बताया रेस्पिरेशन जो आता है वो 5 स्टेप्स के अंडर में आता है। तो आज हम उनकी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब मैंने जैसे कि बात की थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, लंग्स में। लंग्स में भी कहाँ, एल्वियोलाई। ये आप बोल सकते हैं एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, जहाँ पे अगेन फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, ठीक है। तो जो आपका जो एल्वियोलाई है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, और ये क्या होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग हो गई, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये प्राइमरी साइट हो गई एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, ठीक है। अब जो अगर मैं बोलूँ तो गैसियस एक्सचेंज और कहाँ होता है, तो एल्वियोलाई में होता है। प्लस मैंने आपको बताया था, आपको याद हो, फोर्थ स्टेप जो था उसमें मैंने बताया था कि जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, जो गैसियस एक्सचेंज हमने किया था वो ब्लड एंड टिश्यूज़ के बीच में भी होता है, ब्लड एंड टिश्यूज़ के बीच में भी होता है। ये भी मैंने बताया था, ये फोर्थ स्टेप था रेस्पिरेशन का, ठीक है। अब इनमें क्या एक्सचेंज होता है, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, और O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज। एक्सचेंज भी कौन हो रहा है, यहाँ पे दो गैस एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैसे, बाय सिंपल डिफ्यूजन। इसकी हमने बात कर ली थी, मतलब कि हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट या हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सिंपल डिफ्यूजन यही होता है, ठीक है। किसके बेस पे, वही जैसे मैंने बोला, या तो प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। वही वाली बात है कि या तो कंसंट्रेशन जिसकी जहाँ पे ज़्यादा होगी तो वो कम जगह, कम कंसंट्रेशन वाली जगह पे जाना चाहेगा, ज़्यादा से कम की तरफ, यही कहता है डिफ्यूजन। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, मतलब कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है या प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है। कल हमने जैसे बात की थी, हमने ब्रीथिंग की थी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हमने एक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसमें हमने क्या बोला, अंदर प्रेशर कम हो जाता है तब बाहर से अंदर एयर आती है, इसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। उसके अपोजिट वाला एक्सपिरेशन होता है। तो या तो प्रेशर का डिफरेंस है या कंसंट्रेशन का। अब देखिए, जो आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है, कि डिफ्यूजन की किस रेट पे हो रहा है, वो किस किस से अफेक्ट होता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय, एक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि गैस कितनी सॉल्युबल है नहीं है, क्योंकि ब्लड में वो सॉल्युबल है नहीं है, फिर वो डिफ्यूज़ करती है, तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है यहाँ पे। प्लस थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन विच इज़ इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। मतलब अब अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ डिफ्यूजन हो रहा है तो किसी एक मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, जैसे अभी हम बात करेंगे डिटेल में। तो जो आपकी मेम्ब्रेन है, जैसे मान लीजिए एकदम पतली सी मेम्ब्रेन है, अगर इसके थ्रू यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो जल्दी हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इतनी मोटी है तो जो गैसेस है उनको टाइम लगेगा आने में। तो जो थिकनेस है मेम्ब्रेन की वो भी यहाँ पे मैटर करती है, डिफ्यूजन के ऊपर अफेक्ट करती है। अगर पतली सी है, अगर जो है एकदम थिन मेम्ब्रेन है तो जल्दी डिफ्यूजन होगा, अगर बहुत थिक है तो डिफ्यूजन होने में टाइम लगेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे रेट ऑफ डिफ्यूजन अफेक्ट करती है, ठीक है, डिपेंड करती है। अब अगर मैं बात करूँ तो एक नई टर्म आती है पार्शियल प्रेशर। ये क्या है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस। मान लीजिए एक बहुत बड़ा मिक्सचर है गैसेस का, ये देखिए, ठीक है। O2 भी है, CO2 भी है, N2 भी है, अलग अलग, ठीक है, CH4 है, ऐसे कई सारी गैसेस हैं मान लीजिए इस मिक्सचर में। अब इसमें हर एक गैस जितना जो प्रेशर लगा रही है ना, हर एक गैस जितना जो प्रेशर लगा रही है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, ठीक है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। मतलब आपके पास एक मिक्सचर है गैसेस का, उसमें जो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर जो कंट्रीब्यूट कर रही है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। इसलिए हमने बोला पार्शियल मतलब टोटल प्रेशर का कुछ हिस्सा, तो पार्शियल प्रेशर। ये हम कैसे में किस में मेजर करते हैं, इन mm ऑफ Hg। इसकी यूनिट क्या है, mm ऑफ Hg, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब जैसे अगर मैं बोलूँ पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर को कैसे डिनोट करूँगा, PO2 ऐसे, ठीक है। CO2 का पार्शियल प्रेशर कैसे, PCO2, ठीक है। इस तरह से मैं सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर को डिनोट करूँगा। यहाँ पे हमारे लिए दो ही गैस इंपॉर्टेंट है। अब आपकी एनसीईआरटी एक टेबल देती है, ठीक है, अलग अलग पार्शियल प्रेशर की। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है O2, ये दे रखा है CO2, ठीक है, ये तो गैसेस हो गई। अब इनके प्रेशर दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे एटमॉस्फेरिक एयर में कितना प्रेशर होता है, इनका पार्शियल प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक एयर में, फिर आपकी एल्वियोलाई में कितना है, ठीक है, फिर कितना है ब्लड भी कौन सा,
जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें, अब देखिए दो तरह के ब्लड होते हैं ब्लड की, मैं बात बता दूं, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा आपको और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। देखिए ऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन रिच हो, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजन रिच हो, मतलब ऑक्सीजन रिच तो हम इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध ब्लड बोलते हैं, जिसमें ब्लड आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें CO2 ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑक्सीजन कम होती है। तो आप याद रखिएगा, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है ज़्यादा, डीऑक्सीजनेटेड मतलब आपके पास CO2 ज़्यादा प्रेजेंट है। तो अब हम बात कर रहे हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, फिर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, उसके बाद मैं बात करूँगा टिश्यूज़ में, ठीक है। तो अब एक एक करके इनके पार्शियल प्रेशर के आपको जो है न्यूमेर जो वैल्यूज़ है वो मैं बताऊंगा, और वो आपको सारी याद करनी है। देखिए एटमॉस्फेरिक एयर में आप भी जानते हैं, एयर में जो आप बाहर सांस लेते हैं उसमें ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलेगी, तभी तो बाहर से अंदर आ रही है ना। तो बाहर O2 कितनी होती है, 159, ठीक है, mm/Hg, मतलब ये सारे मैं किस में बता रहा हूँ, mm/Hg में बता रहा हूँ। तो बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कितनी मिलती है, 159, और CO2 कितनी मिलती है, वो बहुत कम मिलती है, 0.3। तभी तो बाहर, अंदर से बाहर कौन आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है CO2, और बाहर से अंदर कौन जा रहा है, O2, क्योंकि ये बाहर ज़्यादा होती है तो बाहर से अंदर आएगी, ये अंदर ज़्यादा होती है इसलिए अंदर से बाहर आएगी, ठीक है। ये आ गया एटमॉस्फेरिक एयर में। इसके बाद एल्वियोलाई में बात करूँ, अब एल्वियोलाई जो होती है उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, विच इज़ 104। क्यों, क्योंकि अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर से अंदर आ गई, अब अंदर आ गई तो फिर एल्वियोलाई के पास जमा हो गई, फिर एल्वियोलाई से डिफ्यूजन करती है, तो एल्वियोलाई में कौन ज़्यादा मिलेगी, ये मिलेगी, ठीक है, एल्वियोलाई में ये मिल रही है। और CO2 कितनी होती है, 40, ये कम होती है, 40 mm/Hg। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 ज़्यादा हो रही है, तो ये होती है 45, और ऑक्सीजन कम होगी तो 40, मतलब कितनी थोड़ी कम हो पर कम है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा कितनी, 95 होती है ये, और यहाँ पे 40। टिश्यूज़ में अगर मैं बोलूँ तो टिश्यूज़ में क्या होता है, देखिए टिश्यूज़ में हमने क्या बोला, यहाँ पे जब हमने अभी बात की थी कि गैसेस एक्सचेंज ब्लड और टिश्यूज़ में भी हो रहा है, तो हम क्या बोल रहे थे, ब्लड में तो क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, वो किस में जाती है, टिश्यूज़ में, और टिश्यूज़ में क्या प्रेजेंट है, CO2, वो इधर आती है, मतलब टिश्यूज़ में CO2 ज़्यादा होती है ना, CO2 ज़्यादा होती है तो क्या होता है, ये वही 45 और ये 40, ठीक है। ये आपको टेबल याद करनी है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे क्या, पूरा हम इसका भी मैकेनिज्म देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये आपको अल्टीमेटली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बताया जा रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है एल्वियोलाई से ब्लड में, और ब्लड से टिश्यूज़ में, यही ऑक्सीजन का पार्ट है। देखिए एल्वियोलाई में आ रही है, एल्वियोलाई में सबसे पहले, फिर उसके बाद यहाँ से देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आई, फिर टिश्यूज़ में, मतलब आनी चाहिए, क्योंकि एल्वियोलाई में है, एल्वियोलाई से अपन को ज़्यादा से कम की तरफ लेके जाना है ना, एल्वियोलाई में ज़्यादा है, ब्लड में नहीं है, ये देखिए ब्लड में नहीं है तो हमने ब्लड में दी, फिर टिश्यूज़ में नहीं है तो हम इसको टिश्यूज़ में देंगे। इसी तरीके से CO2 का क्या होता है, CO2 का एक रिवर्स मैकेनिज्म चलता है अपोजिट डायरेक्शन में, CO2 का जो ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। कैसे, ये देखिए टिश्यूज़ में ज़्यादा है, टिश्यूज़ में ज़्यादा है तो अल्टीमेटली हम कहाँ लेके जाएंगे इसको, ब्लड में, ये देखिए, फिर ये ब्लड में ज़्यादा हो गया, अब ब्लड में है ज़्यादा है तो हमें एल्वियोलाई में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एल्वियोलाई में कम है, तो ये देखिए ये जस्ट अपोजिट जा रहा है। तो CO2 और ऑक्सीजन दोनों का ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये अपोजिट होता है, ठीक है। मतलब O2 एल्वियोलाई में ज़्यादा है तो ब्लड में जाएगी, ज़्यादा से कम, ब्लड में ज़्यादा हो गई, टिश्यूज़ में कम है, ज़्यादा से कम, टिश्यू देखें, टिश्यूज़ में ज़्यादा होती है CO2, ब्लड में जाएगी, देखिए ज़्यादा से कम, फिर ब्लड से एल्वियोलाई, देखिए ब्लड में आ गई, अब ब्लड में एल्वियोलाई से कम है, ब्लड में ज़्यादा है, ये देखिए ब्लड में 45 है, एल्वियोलाई में 40, कहाँ जाएगी, ये देखिए ये, तो ये देखिए ये डायरेक्शन आ गया, इसका ये डायरेक्शन जाएगा, ये इनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डायरेक्शन है। तो इसी सीक्वेंस में आपको ये टेबल याद करनी है, और ये मैंने तरीका समझा दिया, ठीक है। अब हम आगे बात करें, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊँ, मैंने अभी बात की थी कि जो डिफ्यूजन की रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी पे। तो इसी से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सॉल्युबिलिटी होती है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 20 से 25 टाइम्स हायर होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। मतलब कि जो ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करती है, ठीक है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है तो CO2 के ज़्यादा चांस होते हैं कि वो बाइंड कर जाए, तो ये 20 से 25 टाइम ज़्यादा सॉल्यूबल होती है, तो इसका डिफ्यूजन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जो अमाउंट, तो इससे आएगा जो अमाउंट ऑफ CO2 आ रहा है, ठीक है, दैट कैन डिफ्यूज़, अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज़ अक्रॉस द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, है ना। हमने क्या बोला, डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है, एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तो एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू जो डिफ्यूजन हो रहा है CO2 का ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज़ अक्रॉस द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, NCERT बोलती है पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज़ मच हाई
एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अभी देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स लाइन लग रही है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये इतना बोलना चाह रहा है अल्टीमेटली कि जो CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ 20 से 25 टाइम्स। इसलिए जो है CO2 का डिफ्यूजन ज़्यादा देखने को मिलता है अक्रॉस द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। जो भी आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस CO2 का डिफ्यूजन ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। बस ये इसमें इतना बोला है इसमें। अब क्योंकि मैंने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात कर ली तो अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। ये जो आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है ये 3 लेयर्स में बनी होती है टोटल, ठीक है, 3 लेयर्स से होती है। कौन कौन सी? पहली लेयर तो आएगी थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। आपको याद हो तो मैंने जब स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था वो किस में मिलती है, एल्वियोलाई में मिलती है स्क्वैमस एपिथेलियम। ये देखिए आ गया, एक तो उससे बनती है। दूसरी एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है, एल्वियोलर कैपिलरीज की एंडोथीलियम बन, ठीक है, दूसरी हो गई। तीसरी कौन सी हो गई? तीसरी आ गई उन दोनों के बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, द बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन देम। अब ये मैंने क्या बोल दिया, देखिए मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये अगर मैं मान के चलूँ ये आपका आ गया एल्वियोलाई, ठीक है, ये एल्वियोलाई आ गया। अब मैं सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ, ये पूरी की पूरी, और ये देखिए ये मैं ये बोल सकता हूँ कि देखिए ये आपकी आ गई पूरी कौन सा, बेसमेंट सब्सटेंस आ गई, और ये आपकी आ गई ब्लड कैपिलरी, ठीक है। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। ये देखिए ये है आपका एल्वियोलाई और ये आ गई आपकी एल्वियोलर कैपिलरी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कैपिलरी मतलब हम जानते हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब क्या है, एक तरीके की ब्लड वीसल्स है, ठीक है, एक तरीके की ब्लड की वीसल है, इसमें ब्लड प्रेजेंट होता है। तो देखिए इसमें आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए RBCs इसमें देखने को मिल जाते हैं, ऑब्वियसली बात है RBCs मिलेंगे, ठीक है। अब ये मैंने एल्वियोलाई बताई। अब मैंने क्या बोल दिया कि उसमें 3 लेयर होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये पूरा मिला के डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनती है। कैसे? देखिए पहली मैंने बोली थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, तो ये देखिए ये जो आपकी ये देखिए एल्वियोलाई है, इसमें आपको ऐसे स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर देखने को मिल जाएगी। ये देखिए पूरी की पूरी जो आपकी एल्वियोलाई है उसको ऐसे कवर करके रखती है, कौन? स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये आ गया, देखो आपका ये आ गया नंबर 1। नंबर 1 से मैंने रिप्रेजेंट किया। नंबर 1 मतलब ये थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। इसके अंदर यहाँ देखिए ऐसे एयर आ रही है और जा भी रही है। अंदर कौन सी आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है, बाहर जा रही है CO2, ठीक है, समझ में आ गया। इसको कौन कैसे कवर है? स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई से, मतलब ये देखिए ये वाला इस साइड वाली, ये देखिए ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में मैंने बोला अब ये वाली क्या है, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। तो ये देखिए एल्वियोलर कैपिलरीज है, ठीक है, देखिए उसमें भी देखिए ऐसे एंडोथीलियम देखने को मिल जाएगी। ये आ गई आपके ऐसे एंडोथीलियम, इनमें सेल्स बना लीजिएगा, ये सेल्स भी आते हैं इनके अंदर, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए ये आ गया आपका एंडोथीलियम, ये देखिए कैपिलरीज का पूरे के अंदर आ गया एंडोथीलियम आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका नंबर 3। अब तो अपन को मेन तो ये वाला काम है, क्योंकि आपकी जो आपकी मेम्ब्रेन बन रही है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, वो इस साइड की बन रही है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इनके बीच में मैंने बोला बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, यही बोला। तो ये देखिए ये आ गया आपका बेसमेंट सब्सटेंस इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, ये आ गया आपका नंबर 2। तो ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। ये अल्टीमेटली ये बताना चाह रहा है कि जो आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बन रही है भाई, एल्वियोलाई से ब्लड में जानी है ऑक्सीजन, ठीक है, और CO2 आनी है। तो ये देखिए अब यहाँ से देखिए ये ऐसे क्या आ जाएगा, यहाँ से CO2 इधर आई और ऑक्सीजन अंदर आ गई। आई बात समझ में? मतलब CO2 तो ब्लड से डिफ्यूज़ हो गई, ये पूरी की पूरी आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये लग रही है बहुत मोटी पर ऐसी है नहीं, ये बहुत ही छोटी है। मतलब टोटल थिकनेस इसकी मैं बात करूँगा, ये तीनों की लेयर की मिला के टोटल थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। दिखने में डायग्राम, क्योंकि इसका बहुत इनलार्ज व्यू बनाया है मैंने, ठीक है, ये बहुत ही है ना पतली सी होती है, 3 लेयर की बनी है। ये देखिए एक तो स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, उन दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस जो प्रेजेंट है, और ये आ गई आपकी एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। ये देखिए जो आपकी एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई के पास में है ये कैपिलरी, इसलिए हमने नाम दिया इसको एल्वियोलर कैपिलरीज। इसके हम एंडोथीलियम की बात करें, इसमें कौन सा आ गया, एंडोथीलियम, मतलब इसमें भी स्क्वैमस एपिथेलियम ही होता है। आपको याद हो मैंने बताया था ब्लड वीसल्स में भी आपको स्क्वैमस एपिथेलियम मिलता है, तो ये एक तरीके की ब्लड वीसल ही है, ठीक है। ये आपको मैंने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्लियर कर दिया। अब अपन बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, ये जो अभी मैंने बात की, देखिए अब एक डायग्राम देखिएगा ध्यान से। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, अल्टीमेटली ये देखिए ये आप मान लीजिए आपका एल्वियोलाई है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई में PO2 कितना है? एल्वियोलाई में PO2 है 104, ठीक है, और एल्वियोलाई में PCO2 कितना है 40, ये हमको पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम भी जानते हैं बाहर तो एक्सपायरेशन हो रहा है किसका, CO2 का, अंदर ये देखिए ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे इंस्पायरेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, ये हम जानते हैं। ये एल्वियोलाई में हो गया। अब एल्वियोलाई से कनेक्टेड आपको क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे कैपिलरीज आ रही है,
ठीक है, यहाँ पे कैपिलरीज आपको जाती हुई दिख रही है। ठीक है, ये कैपिलरीज हो गई जो एल्वियोलाई से कनेक्टेड है। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे CO2 क्या एल्वियोलाई में जा रही है और O2 अंदर आ रही है। ठीक है, इसमें अब यहाँ से क्या होता है, ये क्या लंग का पोर्शन है। आप लोगों ने बचपन में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, तो देखिए हमने एक हार्ट बनाया था। ठीक है, ये हार्ट हमने बनाया था। ठीक है, अब हार्ट के अंदर हम ये बोलते हैं कि हमने बोला, देखिए मैं डायग्राम वापस से बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने बना दिया एल्वियोलर, ये मैंने बना दी एल्वियोलाई। यहाँ पे अभी मैंने बोला PO2 कितना 104, PCO2 कितना आ गया 40। ठीक है, अंदर यहाँ पे एयर आई कौन सी ऑक्सीजन रिच, और बाहर जा रही है एयर कौन सी CO2 रिच। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बोला अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये देखिए कैपिलरीज आ गया। ठीक है, ये कैपिलरीज आ गई आपकी। अब इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि अब आपके पास क्या है, ये देखिए यहाँ पे हार्ट आ गया। ठीक है, ये आप जानते हैं राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये देखिए लिख देता हूँ मैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं अभी आप लोग को जो है सर्कुलेशन पढ़ा रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि ये आपके इसमें डायग्राम दे रखा है इसलिए। हालांकि सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें बहुत अच्छे से वापस से बताऊँगा मैं, तो एक बार यहाँ समझ लीजिए ताकि वहाँ आसानी हो जाएगी। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से मैंने क्या बोला, ये देखिए इसमें CO2 है, ये देखिए CO2 गया और O2 आ गया। अब क्या हो रहा है, आप लोगों ने हार्ट पढ़ा होगा, तो हार्ट में हमने क्या बोला था, राइट एट्रियम में क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। राइट एट्रियम में क्या आता है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब कि कैसा, इम्प्योर ब्लड, जो कि देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इसको लेकर कौन आती है, पूरी बॉडी से आता है ये ब्लड, तो कौन लेके आती है, सिस्टमिक वेन। ठीक है, सिस्टमिक वेन। अब आप लोग जानते हैं ये बात कि मैंने बता चुका हूँ, नॉर्मली आप लोगों को पता है। देखिए मैं बता दूँ, वेन्स जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, मतलब कि CO2 रिच। और जो आपकी आर्टरीज होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, O2 रिच। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन मतलब प्योर ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज कैरी करती है। लेकिन एक एक्सेप्शन आता है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी कौन सी होती है, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी है। मतलब कि जो आर्टरी, ये देखिए यहाँ, अब देखिए हार्ट से जो लेके जा रही है अल्टीमेटली जो आर्टरी, ये जो जितना भी ब्लड है राइट वेंट्रिकल से होते हुए, ये देखिए यहाँ से ये लेके जा रही है जो हार्ट में, अल्टीमेटली कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। ठीक है, अभी क्योंकि ये तभी तो ये CO2 रिच है। फिर यहाँ से ये ऑक्सीजन ब्लड कौन लेकर आ रहा है, पल्मोनरी वेन, ये लेकर आ रही है प्योर ब्लड। तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन हो गए। क्यों, मैंने अभी बोला जितनी भी वेन्स होती है वो इम्प्योर ब्लड लेकर आती है और आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाती है। यहाँ पे देखिए मैं उल्टा बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ पल्मोनरी और आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है ये एक्सेप्शंस होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, दैट दीज आर एक्सेप्शंस। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेकर गई, राइट वेंट्रिकल से। क्या होता है, पूरी बॉडी जो है उसका ब्लड जो है, अब बॉडी में पूरे जगह ब्लड घूमेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा और CO2 ले लेगा। तो जब फाइनली वो हार्ट तक आता है तो ब्लड कैसा हो जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड, वो बिल्कुल CO2 रिच हो जाता है। कौन लेके आता है, सिस्टमिक वेन। ठीक है, मैंने बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा वेन्स लेके आती है। ठीक है, ये लेकर आई, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जा रहा है, अल्टीमेटली टुवर्ड्स दी लंग्स। ये लंग्स आ गया, एल्वियोलाई तक जा रहा है, मतलब लंग्स तक जा रहा है। वहाँ पे CO2 रिच ब्लड गया, CO2 गई, वहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, तो ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया, प्योर हो गया। कौन लेकर आ रहा है वापस से, पल्मोनरी वेन वापस लेके आ रही है, कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में लाई, फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और फिर वहाँ से अल्टीमेटली कौन, आउटा, आपने नाम सुना होगा आउटा। आउटा पूरी की पूरी बॉडी में लेके जाता है इस ब्लड को। ठीक है, अब आउटा पूरी की पूरी बॉडी में लेके गया। अब यहाँ पे मान लीजिए देखिए ये आउटा, ये देखिए यहाँ से आया, आओ, इसको आउटा भी बोल सकता हूँ या फिर सिस्टमिक आर्टरी भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि आउटा फिर आगे जाके डिवाइड हो जाती है आर्टरीज में। सिस्टमिक आर्टरी है, अब ये क्या लेके जा रही है, प्योर ब्लड, जैसे कि हमने अभी बताया सारी आर्टरीज प्योर ब्लड लेके जाती है। ठीक है, अब ये अगर मैं बात करूँ, ये लेकर गई, अब यहाँ पे कौन आता है रास्ते में, टिश्यूज़। ठीक है, रास्ते में आया आपके टिश्यूज़। टिश्यूज़ के पास क्या है, देखो टिश्यूज़ के अंदर काम चलता रहता है, तो इसमें क्या है, CO2 ज़्यादा है, टिश्यूज़ में CO2 ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। इस ब्लड में क्या है, इस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये देखिए ब्लड आया। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास CO2 है, उल्टा उल्टा हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, और यहाँ से ये CO2 यहाँ पे चले जाएगी ब्लड में। ये ब्लड फिर अल्टीमेटली डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ये देखिए हम यही तो बोल रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ये हार्ट में जाता है। ऐसे ये पूरी की पूरी साइकिल चलती है। इसको हम पूरा का पूरा बोलते हैं, एक तो हार्ट में जाना और हार्ट से लंग में जाना, ये पूरा आपका डबल सर्कुलेशन हो गया। मैंने एक बार आपको ब्रीफ में यहाँ बता दिया है, और अच्छे से हम एक बार फिर पढ़ेंगे, पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें काम की चीज़ क्या है, देखिए काम की चीज़ ये है, यहाँ पे प्योर ब्लड है, सिस्टमिक आर्टरी। ठीक है, अब प्योर ब्लड जहाँ पे होता है,
तो उसमें पार्शियल प्रेशर क्या होगा, PO2 कितना होगा, हमने पढ़ा था, ये देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है 95, ठीक है, और PCO2 कितना हो जाएगा इसका 40। इसी तरीके से ये क्या है आपका सिस्टमिक वेन है, सिस्टमिक वेन में क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो PO2 कितना हो जाएगा 40 और PCO2 आपका कितना हो जाएगा 45। ये आप लोग को याद रखना था, ठीक है। ये मैंने पूरा समझा दिया मैकेनिज्म, एनसीईआरटी ने सिर्फ एक डायग्राम बताया, मैंने उसका पूरा मैकेनिज्म समझाया है, क्यों, क्योंकि वो मैकेनिज्म एनसीईआरटी ने सर्कुलेटरी सिस्टम में समझाया है, पर यहाँ ये इंपॉर्टेंट था इसलिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है।